रिवीजन क्लास आज दिनांक 21 मई 2026। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन आंसर यही चलेगा, स्पीड में चलेगा, आंसर करते चलना। क्वेश्चन करूंगा। क्वेश्चन है रामायण काल में हरिद्वार कपिल मुनि की तपस्थली रहा, इसीलिए इसका अन्य नाम क्या पड़ गया? हाँ, कपिला, कपिला या कयोपिला। बहुत बढ़िया। इसे कुपिला भी कहा जाता है। कुपिला किसने कहा? इतिहासकार सरुद्दीन हुआ एक, ठीक है। तैमूर लंग आया था, तैमूर लंग का इतिहासकार हुआ। तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था 1398 में भारत पे आक्रमण, 99 में वो हरिद्वार तक पहुंचा। तो उसका इतिहासकार था सरुद्दीन, उसने इसको कुपिला कहा। कुपिला, कुपिला, कयोपिला। और कपिला इसीलिए क्योंकि कपिल मुनि की तपस्थली थी। गोरखा काल में हरिद्वार में दासों की बिक्री का एक केंद्र था। उस जगह का क्या नाम था जहां पर दासों की बिक्री का केंद्र था? भीमगोड़ा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी नाइस। भीमगोड़ा हरिद्वार में दासों की बिक्री का केंद्र था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में 5 बिंदु बोलिए। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल और पौड़ी में फैला हुआ है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच एक नदी जाती है, छोटी सी पलेन नदी। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना, राज्य का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, 1936 में हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से स्थापना हुई। बाद में 1951 में रामगंगा नेशनल पार्क, और फिर 1957 में इसकी ये नाम हो गया कॉर्बेट। और फिर 1973 में जब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 आया, उसके बाद अलग अलग जानवरों के संरक्षण के लिए प्रयास हुए, जिसमें बाघ संरक्षण के लिए बाघ आरक्षित क्षेत्र बनाए गए। तो देश का पहला बाघ आरक्षित क्षेत्र भी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ही है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट के नाम पे ये है। जिम कॉर्बेट बहुत फेमस शिकारी हुआ उत्तराखंड का। इसके अलावा कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में रामनगर में इसका हेडक्वार्टर है। कॉर्बेट म्यूजियम भी है रामनगर में, ठीक। और बीचों बीच पाटलिपुत्र है। कई जोन है इसके अंदर, जैसे ढिकाला जोन, बिजरानी जोन, ठीक, पाटलिपुत्र। और इसीलिए रिसेंटली कुछ टाइम पहले फेमस हुआ था, क्योंकि जो बेयर ग्रिल्स है बहुत फेमस, वो है वो नेशनल ज्योग्राफी का एडवेंचरस वीडियोग्राफर है, वो यहाँ पे आया था। मोदी जी के साथ उसने एडवेंचर किया था, अक्षय कुमार के साथ एडवेंचर किया था, इसलिए काफी चर्चा में रहा था। अक्सर अपने बाघों के लिए चर्चा में रहता है, आए दिन कुछ ना कुछ घटना होती है। तो 5 पॉइंट थे, 5 पॉइंट बोल दिए, है काफी सारे पॉइंट। 520 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का। अगला क्वेश्चन, होर्मुज जल संधि किसको अलग करती है? किसको अलग करती, किन देशों को? ईरान को ओमान से अलग करती है। बहुत बढ़िया। और फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ती है, या कह लो फारस की खाड़ी और हिंद महासागर को आपस में जोड़ती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, काफी चर्चा में बना हुआ होर्मुज स्ट्रेट। इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, कुछ हद नहीं है, पक्का आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन। लेकिन हल्का क्वेश्चन माना जाता है इस टाइप के क्वेश्चंस को, जो सबको ही आए। तो ये इतना कुछ बहुत हाइपर क्वेश्चन नहीं है कि मैंने तुम्हें बता दिया, हर किसी को पता होगा ये बात, ठीक। तो ये आएगा ही आएगा ये सवाल, और ये हर कोई सही करके आएगा इस क्वेश्चन को। तो ये कोई अनोखी सी बात नहीं कि होर्मुज स्ट्रेट चर्चा में है। होर्मुज स्ट्रेट काफी अक्सर चर्चा में ही रहा है, क्योंकि विश्व के तेल का 20% पार्ट यहां से होकर गुजरता था। आज ऐसी स्थिति आ गई है कि जो ईस्टर्न पार्ट है, मतलब जो एशियाई क्षेत्र है, वहां पर तेल की किल्लत किस कारण हुई है? ये होर्मुज के ही कारण तो हुई है। काफी चर्चा कर चुका हूं, कई दिन इस पर डिटेल चर्चा कर चुका हूं, कैसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इसकी। और अगर हमारा ईरान से अगर हमारा पैक्ट बहुत बढ़िया रहता, हमें तेल की दिक्कत होनी ही नहीं थी। पहली बात तो हमारे तेल की दिक्कत हुई कहां से? वहां पे से हुई जब हम इंटरनेशनल लॉज को हम थोड़ा कमजोर करते चले गए और चापलूसियत में जुट गए हम यूएसए की। तब से ये चीजें खराब होती चली गई। एक तटस्थ अगर हमारी विदेश नीति होती तो हमारा सीधा संपर्क, कितना दूर है ईरान हमसे? कुछ दूर है क्या? कुछ भी दूर नहीं है। अगर आप मैप में देखोगे, बीच में पाकिस्तान पड़ता है, ईरान आ जाता है, कोई डिस्टेंस नहीं है। इतनी छोटी पाइपलाइन बनती है हमारी। वो इतनी छोटी पाइपलाइन होती कि हमारे तेल की आपूर्ति करोड़ों बैरल हम तेलों के अपना वो कर सकते थे। दूसरी चीज, भारत ने 2004 से शुरू किया अपना स्टोरेज। कई देशों के पास ऐसा है, आपको पता है कि जो चाइना है, चाइना के पास यूएसए तो खैर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, यूएसए जिसने हमला किया यहां, यूएसए से 3 गुना ज्यादा स्टोरेज है चाइना का इस टाइम पे, ऑयल का, क्रूड ऑयल का, मतलब यही सब, ये पेट्रो रसायनों का। तो उसको कोई दिक्कत ही नहीं है, इतना उसने स्टोरेज कर लिया है, इतने बड़े बड़े गुफा उसमें बंकर बना के उसमें स्टोर कर लिया है कि उसको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है हाल फिलहाल में। लेकिन हमारे पास, हमारे लिए दिक्कत है अभी फिलहाल। हमारे पास केवल हमारे देश में आज की डेट में बोल रहा हूं मैं 21 मई 2026 को, कि 74 दिन का तेल बचा हुआ है बस।
74 दिन का देश को चलाने के लिए केवल 74 दिन का तेल बचा हुआ है, मतलब हर दिन यूज किया जाए तो 74 दिन तक सफिशियंट होगा, उसके आगे का तेल हमारे पास नहीं है स्टोरेज के हिसाब से। लेकिन वो होना चाहिए था, वो इतना होना चाहिए था कि हम कम से कम 3 साल तो आराम से गुजार सके। किसी भी देश के पास इतना होना चाहिए ऑयल कि 3 साल वो अगर कोई ऐसी वैश्विक स्थिति आ गई, तो मंदी की स्थिति आ गई या कुछ भी आ गया, तो 3 साल का उसका स्टोरेज उसके पास रिजर्व रहे, जैसे हम सोना रिजर्व रहता है किसी भी देश की मंदी से पहले। ठीक है, किसी भी देश की अगर आपको आर्थिक समीक्षा करनी है, अब मैं ये पूरा लेक्चर की तरह हो गया है, क्वेश्चन आंसर करने थे, लेकिन किसी देश की आर्थिक स्थिति इस बात पर डिपेंड करती है उसके पास कितना गोल्ड रिजर्व है। इसीलिए मैं आपको एक CRR वाला कॉन्सेप्ट बता रहा था, कैश रिजर्व रेशियो है, वो सब चीजें MI, वो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF, CRR, SLR, ये सब चीजें मैं बता रहा था। इसलिए बता रहा था ताकि वैश्विक स्थिति में ऐसी स्थिति ना आए। रुपया क्या है, कागज का नोट है, वो उसकी कोई वैल्यू थोड़ी है, वो तो जितने छाप ले RBI, मर्जी है वो तो देश की, अपने अपने देश में जो राष्ट्राध्यक्ष है उसकी मर्जी है, वो जितना छाप ले। डॉलर वो हर दिन छापता रहता है जितनी मर्जी चलती है USA की। लेकिन उसने ऐसे मैनिपुलेशन कर रखा है वर्ल्ड इकोनॉमी को कि हर चीज में चलेगा ही तो चलेगा, तो डॉलर ही चलेगा। और डॉलर की वैल्यू क्या है, 0। वैल्यू किसकी है, गोल्ड की है। इसीलिए दुनिया किस तरफ भाग रही है, क्रिप्टो करेंसीज की तरफ भाग रही है, जिसपे एक किसी देश का कंट्रोल नहीं है, एक चीज का एक किसी न राजशाही का कंट्रोल है उस पर, न किसी बैंक का कंट्रोल है, किसी चीज का भी कंट्रोल नहीं है वो। ठीक है, खैर छोड़िए, ये चर्चा लंबी हो गई, आई एम सॉरी। आगे चलता हूं, अगला सवाल। काठमांडू किस नदी के तट पर है? बागमती नदी के तट पर है। एक नदी है फेमस त्रिशूल, ये किस देश में बहती है? नेपाल में बहती है। काठमांडू याद रखना, बागमती नदी के तट पर है। अगला सवाल है, ईरान किस वर्ष ब्रिक्स का मेंबर बना? ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। 2010 में जुड़ा तो साउथ अफ्रीका, पहले ब्रिक ही नाम था इसका। जिम ओनील ने कॉइन किया था ये शब्द, जिम ओनील ने दिया था। ब्रिक्स बैंक भी है। खैर छोड़िए, अब इसे आज के टाइम में ब्रिक्स नहीं कहा जाता, इसे ब्रिक्स प्लस कहते हैं, क्योंकि इसमें 10 मेंबर्स हो गए हैं। तो इसमें ईरान इसी क्रम में जुड़ा है, तो ईरान इसमें 2014 में जुड़ा, ये याद रखना, क्योंकि ईरान भी चर्चा में बना हुआ है, ब्रिक्स भी चर्चा में बना हुआ है। कारण क्या है, 2026, अभी 25, ये 26 चल रहा है, 26 में सितंबर के महीने में एक बैठक होनी है, हर साल होती है वो, तो ब्रिक्स की वो बैठक होनी है भारत में, नई दिल्ली में होनी है। उसका लोगो होगा कमल का फूल। लास्ट ईयर मोदी जी ने लास्ट समिट में ये घोषणा की थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 2014 में हुई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कुंभ मेला किस शासक के काल में प्रारंभ हुआ? कुंभ मेला हरिद्वार में किसके काल में प्रारंभ हुआ? हर्षवर्धन के काल में प्रारंभ हुआ कुंभ मेला। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का शासक था। हर्ष के शासन काल में ही कौन आया था भारत? ह्वेनसांग आया था ना, तो ह्वेनसांग के बारे में पढ़ते हैं हम, इसलिए उत्तराखंड में, तो इसी समय तो आया था वो। कुंभ मेले को किस वर्ष यूनेस्को में शामिल किया गया? 7 दिसंबर 2017 को, 7 दिसंबर 2017 को शामिल किया गया कुंभ मेले को। अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष आया? बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। घरेलू हिंसा से महिला सुरक्षा अधिनियम 2005। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम, कार्यस्थल पर, ये अच्छे समझा रहा था, ये सारे समझाता हूं मैं, बताओ। 2013 में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न। कुहू सुल्तान और दैमाबाद क्या है ये? कहाँ है बाबू? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कहाँ है? ईरान में है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। कुहू सुल्तान और दैमाबाद जो ज्वालामुखी पर्वत हैं, ये ईरान में स्थित है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कॉर्बेट फॉल कहां है? रामनगर में है कॉर्बेट फॉल। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में महिला सारथी योजना कब लागू हुई? 8 मार्च 2025 को महिला सारथी योजना लागू हुई उत्तराखंड में। वही मैं बता दें, टेम्पो रिक्शा चलाने वाले आदमी होते हैं, इसलिए महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है? रानी लक्ष्मीबाई बांध देश में किस नदी पर स्थित है? बेतवा, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, बेतवा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में आपदा का मॉडल और पर्यटन का मॉडल किन किन देशों से लिया गया है? आपदा का मॉडल कहां से लिया है? पर्यटन का सिंगापुर से, और आपदा का ऑस्ट्रेलिया से। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस।
पर्यटन का सिंगापुर से लिया है, आपदा का ऑस्ट्रेलिया से लिया है। अगला क्वेश्चन है श्रृंगाल शब्द तद्भव है या तत्सम? श्रृंगाल श्रृंगाल तत्सम शब्द है श्रृंगाल, इसका तद्भव रूप होता है सीआर इसका तद्भव रूप होता है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है राजगोपालाचारी फॉर्मूला किस वर्ष आया था? 1944 में आया था। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय चुनाव आयोग का प्राविधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? 324 से 329 भाग, चलो ये तो बढ़िया बता दूंगा, 324 से 329 तक चुनाव आयोग का प्रावधान है। भाग 15 चुनाव आयोग। अगला क्वेश्चन है राज्य में कुमाऊं की लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता है? जिया रानी, पिंगला प्योला, प्रीतम देव की पत्नी, न्याय की देवी। जिया रानी का मेला लगता है रानीबाग में, जिया रानी का मेला लगता है रानीबाग में। मूर्ति कहाँ है? मनीला अल्मोड़ा में स्थित है। और जागर लगते हैं इनके, इन जो भी हुए भड़ जागर ये सब चीजें होती हैं जिया रानी न्याय की।